फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। अब थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है ये, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए थे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये सब आया क्यों था इंडिया में, इसको पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वॉज वेरी मिजरेबल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन थी। उसके बेसिस पर हम लोगों ने मतलब उसको ही समराइज़ कर रखा है कि ये सिचुएशन तक आ गई थी, इस वजह से हम लोगों को ये स्टेप्स लेने पड़े। वॉज वेरी मिजरेबल, इट वॉज ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रीजन्स। लेट अस डिस्कस द वेरियस रीजन्स which arouse the need for making major economic reforms in the country। ठीक है, पहला पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपने देखा था कि पब्लिक सेक्टर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था और ज़रूरी भी था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर इतना मोटिवेटेड फील नहीं करता था, ना उनके पास कैपिटल थी, ना सामने वाला मतलब ना गवर्नमेंट उनको कोई इंसेंटिव देती थी कि आप आओ और अपनी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर इस क्रिएट करो इस किसी भी इंडस्ट्री में। उसके लिए उनको कोई पैसा था, ना सामने से इंसेंटिव मिलते थे। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर तो इनमें इन्वॉल्व था ही नहीं। सब जनरली सब चीज़ों में कौन थी, गवर्नमेंट थी। पब्लिक सेक्टर था। अब पब्लिक सेक्टर होने की वजह से उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता था, सोशल वेलफेयर। वो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव की वजह से वो डूबते चले गए, लॉसेज में आ गए पब्लिक सेक्टर कंपनी सारी। तो तो पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन द 40 years पीरियड 1951 to 1990, पब्लिक सेक्टर वॉज असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। However, except for few public enterprises, the overall performance was very disappointing. Considering the huge losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms. पहला रीज़न था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा रीज़न डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा टॉपिक आएगा आपको पढ़ने को। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है किसी भी कंट्री का, उसमें क्या लिखा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज। साल के दौरान कितना फॉरेन एक्सचेंज देश में आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया। अगर आया ज़्यादा होगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब सरप्लस है। अगर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो माइनस में होगा इसका मतलब डेफिसिट है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बीओपी में डेफिसिट था। अब आप एनालाइज करो, हम बात क्या कर रहे हैं कि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं सामान, तो पैसा जाता ज़्यादा है बाहर और एक्सपोर्ट कम होता है बाहर, इस वजह से इनफ्लो कम आ पाता है। तो ये रीज़न था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब जितना ज़्यादा डेफिसिट आएगा तो एक टाइम आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म होने लगेंगे, रिजर्व ख़त्म होएंगे तो बाहर से हम लोगों को ये, क्योंकि ये फॉरेन, देखो हम तो अपनी करेंसी बनाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अगर चाहिए तो बाहर से ही लेना पड़ेगा उनकी करेंसी, तो और उनकी करेंसी लेने के लिए हमें अपनी वेल्थ ख़त्म करनी पड़ेगी इंडिया की। ठीक है, डेफिसिट इन बीओपी अराइजेज व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ एंड फिक्सिंग कोटाज, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। देयर वॉज अ शार्प राइज इन इम्पोर्ट्स, फिर भी इम्पोर्ट खूब बढ़ते ही जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट।
इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्राइस गुड्स के दाम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। देयर वॉज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। फोर्थ पॉइंट सेकंड पॉइंट से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं इसको, वो कम होता जा रहा था। इन 1991 foreign exchange reserves fell to the lowest level and it led to the foreign exchange crisis in the country. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks. 2 वीक से ज़्यादा का इम्पोर्ट भी हम नहीं कर पाएंगे, इतना कम हो चुका था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इस कगार पर आ गई थी इकोनॉमी। टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। जो बाहर से लोन लिए हुए हैं उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए उनको तो फॉरेन एक्सचेंज में ही देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, वो देने के तक के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ चुके थे। नेक्स्ट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन रेवेन्यू। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट थी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगी ही। पब्लिक सेक्टर्स जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव जनरली ये रहता था कि हमारी तो सैलरी का कुछ नहीं होगा, हमें तो मिल ही जाएगी। तो एक किसी को भी अपनी ओनरशिप वाली फीलिंग नहीं आती थी कि मैं कमिट होकर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करूँ। मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट थी। The origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy. The government was not able to generate sufficient revenue from internal sources such as taxation, running of public sector enterprises. तो public sector enterprises में ना कोई ढंग का revenue होता था, ना ढंग से tax collect हो पाता था. Government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that it became unsustainable. At times, the foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. समझ में आ गया? या आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डीएस में भी थोड़े पढ़े होंगे कि इंटरनेशनली भी हम लोग बोरो कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। ये सारे रीजंस थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये पेपर के लिए कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये 6 के 6 रीजंस थे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बीओपी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से हमें मदद लेनी पड़ी थी 1991 में। और जब हमने मदद ली थी उन्होंने इन कंडीशंस पर एक्सेप्ट किया था कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। लिबरलाइज करने का मतलब ये जो लाइसेंसिंग वगैरह की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको कम करना पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, popularly known as World Bank and the International Monetary Fund, and received $7 billion as loan. For availing the loan, the international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector. उन्होंने क्या क्या कंडीशंस दी थी ये पैसा देने के लिए? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, कि गवर्नमेंट का रोल कम करना पड़ेगा। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम करो। इंडिया एग्री टू द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस्ड, इस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई जिसमें ये सब चीज़ें लिखी गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो
तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हम लोगों को पढ़नी है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। ठीक है, ये मंथ याद रखना, जुलाई 1991। It consisted of wide range of economic reforms. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of firms. The new economic policy can be broadly classified into two kind of measures. अब ये शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर। तो देखिए, मेजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबिलिटी लाने का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी लेकर आना, और दूसरे तरीके के होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब ढांचे को चेंज करना। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जिनका इम्पैक्ट आगे चलकर मिले, और स्टेबलाइजेशन होंगे जो कुछ इमीडिएट लोगों को राहत मिल पाए, जैसे महंगाई वगैरह से राहत मिल जाए, तो वो तो हो गए स्टेबलाइजेशन, जो एक इमीडिएट रिलीफ मिलना। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है एक ढांचा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या क्या आते हैं? दीज रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स विच एम एट करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, they refer to long-term measures which aim at improving the efficiency of economy की efficiency improve, and increasing international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy। बात समझ में आ गई? Main policies of new economic policy: liberalization, privatization, globalization। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबर्टी देना मतलब लाइसेंसिंग वगैरह को थोड़ा सा ख़त्म करना। प्रायर टू 1991 देयर वर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया इन द एरिया ऑफ लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। इन जुलाई 1991 a package of economic reforms was announced which marked the beginning of process of liberalization. Liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector। ठीक है, मीनिंग याद रखना, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। एंट्री की और ग्रोथ की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ख़त्म करना प्राइवेट सेक्टर के लिए। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम of private investment to make economy more competitive. Under this process, business is given free hand and is allowed to run on commercial lines। इनका फ्री हैंड दिया जाता है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, एक्सपेंशन करो, आपको जो मर्जी करना हो करो। ठीक है। The purpose of liberalization was to unlock the economic potential of the country बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। अनलॉक वर्ड अब आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए होंगे, जैसे अभी इंडिया में अनलॉक 1 चल रहा है, बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लॉकडाउन में उसको ख़त्म किया गया। बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड एंड टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर ईजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। द न्यू, अब ये इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। लिबरलाइजेशन में अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने अलग अलग लिबर्टी दी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, टैक्सेशन हो, ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो, उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लिबर्टी दी। तो हम आज की क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस किस तरीके की लिबर्टी दी है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स उठाए इन ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 24 जुलाई 1991।
The various measures under industrial policy reforms include reduction in industrial license. जो पहले लाइसेंस लेने पड़ते थे उसको कम किया गया। फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी रखी गई जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन वगैरह जो देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ में कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्सेप्शन रखी गई बस इसमें। द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड industrial licensing for all the projects except for a short list of industries like liquor, defense equipment, industrial explosives, etc. No license was needed to set up new units, expand or diversify the existing line of manufacture. However, license is required for certain industries related to security and strategic conditions. समझ में आ गया? तो कुछ चीज़ों के लिए, बहुत कम चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग कर दी गई, बाकी बिना लाइसेंस लिए हम लोग इंडस्ट्री में जा सकते थे। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल पहले 17 इंडस्ट्रीज तक था, अब उसको सीमित करके सिर्फ 3 इंडस्ट्री तक रख दिया गया। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स वॉज द सब्सटेंटिव रिडक्शन in the role of public sector in the future industrial development of the country. The number of industries exclusively reserved for the public sector reduced from 17 to following 3 industries: defense equipment, atomic energy generation and railway transport. ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। डिक्रीज कर दिया गया था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और पहला क्या था? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। थर्ड स्टेप, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व कर दिया गया था। उसके अपने फ़ायदे भी थे, लेकिन नुकसान भी थे। फ़ायदे ये थे कि चलो वो लोग इसको बना सकते हैं और उनको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंपटीशन नहीं मिला, इस वजह से क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको डी रिजर्व कर दिया गया। रिजर्वेशन जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, उनको हटाया गया। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग्स एनहेंस टू ₹1 करोड़। ये तो थोड़ा सा पहले ही कर दिया गया था। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस थ्रू फोर्सेज ऑफ मार्केट एंड नॉट बाय डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। चीज़ों के दाम क्या है वो अपने आप तय करेंगे, उनको छूट दे दी गई, ना कि गवर्नमेंट बताएगी कि ये प्राइस पर आपको सामान बेचना। फोर्थ पॉइंट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। ये एक कानून लाया गया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम्स, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स, मर्जर, अमेलगमेशन एक्सेट्रा वर एलिमिनेटेड। ये एक्ट में ये बोला गया कि ये मर्जर करना, मर्जर का मतलब होता है 2 कंपनी आपस में मिलके काम करें, अमेलगमेशन करना। ये मैंने गुडविल चैप्टर में भी आपको बताया था। ये सब चीज़ों के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, नई इंडस्ट्री में आने के लिए किसी भी कंपनी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए एक एक्ट लाया गया MRTP। समझ में आ गए? तो ये 4 स्टेप्स लिए गए थे जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। कौन कौन से? एक तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और लास्ट MRTP एक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने ख़त्म कर दिया इतना। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में